नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये कहावत, ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा और अपने जीवन में आसपास देखा भी होगा। लेकिन उससे आगे का सवाल है कि ये पैसा आया कहां से भैया, ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। और ये स्थिति भारत के जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं, सब जगह घर घर की कहानी है। उनकी आमदनी कहां से आती है किसी को पता नहीं, खर्चा क्या होता है ये सबको दिखाई देता है। उनकी जीवन शैली देखिए तो आपको लगेगा कि राजा महाराजा जो पहले थे और आज जो जीवित हैं वो राजा महाराजा, उनकी बहुत संपत्ति है, फिर भी उनकी जीवन शैली उनके बराबर नहीं दिखेगी आपको। तो ये जनतंत्र के नए महाराजा कहां से आ गए, किसके पैसे पर ये अय्याशी चल रही है? हमारा आपका पैसा है, जनता का पैसा है। और इसमें जुड़ता कौन है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी है। मध्य प्रदेश की खबर पढ़ रहा था, मुझे संख्या याद नहीं आ रही, 20 या कितने आईएएस अधिकारियों ने एक साथ कई सौ एकड़ जमीन खरीदी और उसके बाद जो है वहां से हाईवे या कोई एक्सप्रेसवे निकालने का फैसला हुआ। अब आप देखिए, ये एकदम खुली लूट है। सवाल यह है कि उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? क्यों नहीं उन सबको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? लेकिन बर्खास्त वो होंगे नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा सरकार को चिंता हो गई और दबाव में आ गई तो उनका तबादला हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात केवल मध्य प्रदेश के उन आईएएस अधिकारियों की ही नहीं है। पूरे देश में जहां जहां नेक्सस है ये नेता और ब्यूरोक्रेसी का, वहां वहां आपको लूट दिखाई देगी। एक सीधी सी बात जिसके जरिए इस पर कंट्रोल करने की या इसको नियंत्रित करने की कोशिश हो सकती है कि सारी संपत्तियां, जो चल अचल संपत्तियां हैं, जिसकी भी, देश के हर नागरिक की बात कर रहा हूं, उसको आधार से जोड़ दिया जाए। और हर नेता जो सार्वजनिक जीवन में है, जो जनप्रतिनिधि है, और नौकरशाह जो सरकारी कर्मचारी है, उसको अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति की हर साल घोषणा करनी चाहिए, सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई इसे करेगा नहीं। लेकिन आज जो है ये मुद्दा उठा रहा हूं राहुल गांधी के जरिए। उनके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि 22 साल में, 2004 में वो सांसद बने, तब से लेकर 2026 तक वो 54 बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। तो अब कोई विदेश जाए तो इस पर कोई रोक तो है नहीं। लेकिन जो भी सांसद है, जनप्रतिनिधि है या फिर मंत्री है, उसको विदेश जाने से पहले होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो एक FCRA कानून है, आपको मालूम होगा, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। इसके सेक्शन 6 के तहत अगर आप विदेश जा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बुलावे पर जाते हैं, सरकारों के बुलावे पर जाते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि किस संस्था के बुलावे पर जा रहे हैं। ये संभव है कि आप जहां जा रहे हैं वहां का खर्च कोई दूसरी संस्था उठा रही हो, आप अपनी जेब से पैसा खर्च न कर रहे हो। लेकिन ये तो पता होना चाहिए, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो किसके खर्चे पर विदेश यात्रा जा रहे हैं और जिसने खर्च किया उसका उद्देश्य क्या था, क्यों आप पर खर्च कर रहा है पैसा। तो राहुल गांधी ने 2022-23 में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया 2021-22 का, उसके मुताबिक पिछले 10 साल में उनकी आमदनी लगभग 11 करोड़ रुपए थी और उनकी विदेश यात्राओं पर जो खर्च है, अनुमानित खर्च, वो 60 करोड़ रुपए का है। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है और जाहिर है कि राहुल गांधी अपनी आमदनी का सारा पैसा विदेश यात्राओं पर ही नहीं खर्च करते।
ऐसा संभव ही नहीं है, उनके दूसरे खर्चे भी होंगे, देश में रहते हैं तब भी खर्च होता होगा। और सारी आमदनी खर्च कर दें विदेश यात्रा पर तब भी वो बात बनती नहीं है। 11 करोड़ और 60 करोड़ का अंतर पड़ता नहीं है। अब कोई कह सकता है कि राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हैं, राहुल गांधी की ही बात क्यों कर रहे हैं। जो सार्वजनिक जीवन में होता है, बड़े पद पर होता है, ऊंची जगह पर होता है, वो सबको दिखाई देता है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती है। और ये परिवार ऐसा है कि ये परिवार लंबे समय से, आजादी से पहले से सबकी नजर में है, क्योंकि ये परिवार दावा करता है बहुत बड़े बड़े बलिदान का, लेकिन इस परिवार को इस देश ने जितना दिया है उनके तथाकथित बलिदान की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा है, और जितना डिजर्व करते थे उससे तो कई 1000 गुना ज्यादा है। तो इनको जो मिला कोई ऐसा नहीं कि मेरिट पर मिल गया, इनसे ज्यादा प्रतिभावान लोग थे, ज्यादा सक्षम लोग थे, लेकिन उनको नहीं मिला कुछ। और सरकारी संसाधनों का जैसा दुरुपयोग इस परिवार ने किया और किसी दूसरे परिवार का या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो विदेश यात्रा पर खर्च किया उसका बैंक स्टेटमेंट कहां है। आप में से जो लोग विदेश गए होंगे तो आप फॉरेन करेंसी भी खरीदते हैं, तो किसी ऑथराइज एजेंट से ही खरीदते हैं, तो उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर पार्टी ने खरीदा तो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में अपना रिटर्न फाइल करती है उसमें उसका जिक्र होना चाहिए। और इनकम टैक्स की धारा 69A कहती है कि अगर आप विदेश यात्रा पर गए हैं तो उसके अनुमानित खर्च का ब्यौरा आपको इनकम टैक्स में देना पड़ता है, अपने रिटर्न में फाइल करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने यह किया है। सितंबर 2025 में सीआरपीएफ जो राहुल गांधी की सुरक्षा में है, उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी कि राहुल गांधी 6 बार सीक्रेट तौर पर विदेश यात्रा पर गए, यानी अघोषित तौर पर, बिना बताए, सुरक्षा में लगे लोगों को जानकारी दिए बिना। तो वो कहां गए, किसके बुलावे पर गए और क्या करने गए, यह सवाल उठना बड़ा ही स्वाभाविक है। अब आप समझिए कि फर्क क्या हुआ है। एक लंबे समय तक, कई दशक तक इस परिवार से कोई सवाल नहीं पूछता था। जो अंतर आया है 2014 से, वो ये सबसे बड़ा अंतर कि इस परिवार से सवाल पूछा जाने लगा है, इस परिवार को अदालत में घसीटा जाने लगा है, जांच एजेंसियां पूछताछ करने लगी हैं, अदालत में पेश होना पड़ता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था और आपको मालूम भी होगा, मेरे कहने से ही नहीं मालूम हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या के समय आर.के. धवन और सोनिया गांधी 2 ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले घायल इंदिरा जी को देखा था। सोनिया गांधी और आर.के. धवन ही उनको एम्बेसडर कार में लादकर ले गए थे एम्स। उस पर उस जांच बैठी, कमीशन बैठा, उसके अलावा अदालत में केस चला, जो दोषी थे उनको सजा मिली, लेकिन सोनिया गांधी कभी अदालत में पेश नहीं हुई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। कम से कम औपचारिक पूछताछ तो नहीं हुई, अनौपचारिक रूप से कुछ हुआ हो तो पता नहीं। तो इस परिवार को माना जाता था कि ये इस देश के संविधान और कानून से परे है। 1968 में सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी हुई और उन्होंने भारत की नागरिकता ली 1983 में। क्यों इतने वर्षों तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, इसका कोई जवाब परिवार की ओर से नहीं आता। और भारत की नागरिकता लेने से पहले वो उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया, इसका कोई जवाब नहीं है। और भारत की नागरिक बनने से पहले वो एक निजी कंपनी में डायरेक्टर कैसे बन गई, जो संजय गांधी की बनाई हुई कंपनी थी, उसमें डायरेक्टर थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी भी भारतीय कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, निदेशक नहीं हो सकता। सोनिया गांधी थी। तो जब ये सब हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कौन पूछेगा। अब सवाल पूछा जाने लगा है। इस परिवार की समस्या ये हो गई है। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि ये मामला केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये उस हर राजनीतिक नेता, उस हर नौकरशाह से पूछा जाना चाहिए।
जिसका खर्च आमदनी से ज्यादा है। आखिर वो पैसा कहां से आता है, कौन देता है, किस लिए देता है, किस उद्देश्य से देता है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जो व्यवस्था चला रहे हैं वही अगर उसमें शामिल है। आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इन नेताओं और इन नौकरशाहों की कोठियां देखिए, इनकी संपत्तियां देखिए। इस देश के नौकरशाहों की एक बहुत बड़ी जमात है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबको एक ब्रश से नहीं पेंट करना चाहिए, ईमानदार नौकरशाह भी हैं, लेकिन वो बेबस नजर आते हैं इन बेईमान नौकरशाहों के सामने। और नेता भी हैं। अब नेताओं में ईमानदारों की संख्या तो लगातार घटती जा रही है, वो विलुप्त प्रजाति होते जा रहे हैं। उनका रहन सहन देखिए। अभी आपने सुना, मध्य प्रदेश का ही दूसरा किस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया गया है और वो राजतिलक के लिए जा रहे हों। और ये तब जा रहे थे जब प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि मितव्ययिता बरतें, खर्च को कम करें, अनावश्यक यात्रा न करें, तेल पर खर्च कम करें। तब उन्हीं की पार्टी का एक नेता इस तरह से काम कर रहा है। यह अच्छी बात है कि उनको उस पद से हटा दिया गया। लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक घटना का नहीं है, सवाल पूरी व्यवस्था का है। जिस तरह की जीवन शैली है ज्यादातर नेताओं और नौकरशाहों की, वो चिल्ला चिल्लाकर बताती है कि ये आमदनी से ज्यादा आया हुए धन के आधार पर है। तो राहुल गांधी से जो ये पूछा जा रहा है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। भाई, अगर मामला स्पष्ट होता, पारदर्शी होता तो बताते कि ये मामला है, मैं यहां गया था, इतना खर्च हुआ था और मैंने खर्च किया अपनी जेब से या किस व्यक्ति या किस संस्था ने दिया, वो बता देते। लेकिन जब आप गुप्त यात्रा पर जाते हैं, विदेश यात्रा पर, सिक्योरिटी एजेंसीज को धता बता कर जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी जवाब क्या देती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दे उठा रही है। तो आप सरकार को ये मौका क्यों दे रहे हैं? आप राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उस पर हुए खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक कर दीजिए। सरकार को ध्यान भटकाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि किन लोगों ने खर्च किया और पैसा कहां से आया। कांग्रेस में जो इस परिवार के करीबी हैं, उन सबको पता है पैसा कहां से आता है, कौन खर्च करता है, किस उद्देश्य से खर्च करता है, यह सब जानकारी उन लोगों को है। लेकिन अपने राजा को बचाने के लिए दरअसल यह ध्यान भटकाने वाली बात है। जब आप सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब नहीं देते हैं, दूसरा बहाना बनाते हैं, तो इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की अगर कोशिश करनी है सचमुच, तो पहली शुरुआत नेताओं और नौकरशाहों से होनी चाहिए, क्योंकि वो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। वो नियम बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं, उनका पालन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। वो किसके लिए कानून तोड़ेंगे और किस पर कानून लागू करेंगे, वो तय करते हैं। कहने को संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन इससे बड़ा झूठ इस देश में और कोई नहीं है। कानून और संविधान सिर्फ इस देश के गरीब आदमी या मध्य वर्ग पर, उस पर लागू होता है, किसान पर लागू होता है, मजदूर पर लागू होता है, पैसे वालों और रसूख वालों पर लागू नहीं होता है। वो रिश्वत लेते हुए फंस जाएं तो रिश्वत देकर बच जाते हैं। और यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। यह सिलसिला जब हम आजाद हुए उसके बाद जो पहली सरकार बनी उस समय से चल रहा है। तो हरिशंकर परसाई के लेख की याद फिर दिला दूं कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म हो गया है, भ्रष्टाचार भगवान हो गया है। तो राहुल गांधी उस भगवान के उपासक हैं।
उनको भ्रष्टाचार से कोई समस्या नहीं है। अगर उनको भ्रष्टाचार से समस्या होगी, जिस दिन ये बोल देंगे उस दिन उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनकी पार्टी की संजीवनी है भ्रष्टाचार। और ये मत समझिए कि बाकी पार्टियां पाक साफ हैं, सब उसमें शामिल हैं। फर्क सिर्फ डिग्री का है। और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इसी संजीवनी के सहारे जी रही है, जिंदा है। इसलिए आप देखिए कि 2004 से 2014 के बीच में जो हुआ वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा था। लोग बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करते हैं, फिर एक दिन आता है, कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। 2014 में यही हुआ। लोगों ने कहा कि अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं आपसे, 2004 से 2014 के बीच, उससे पहले भी भ्रष्टाचार किया उसकी सरकारों ने। इस बीच में, इन 10 सालों में जो हुआ, उसके कारण लोगों के मन में उसके बारे में जो धारणा बनी, उसकी वजह से वो कभी, कम से कम केंद्र में तो सत्ता में नहीं आ सकती। 1-2 राज्यों में अलग अलग समय पर आती जाती रहेगी, लेकिन केंद्र में सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती जब तक लोगों को उस भ्रष्टाचार की याद रहेगी। और जब जब कांग्रेसी सामने आएंगे, उस भ्रष्टाचार की याद और ताजा हो जाएगी। तो राहुल गांधी और उनके साथियों को बजाय आरोप लगाने के सफाई पेश करनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बदले, अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता हो, उनकी साख बने, तो पहली शर्त है पारदर्शिता, स्पष्टता, सच बोलना। और मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी के बस की बात है। तो इसलिए कुछ बदलेगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। 2-4 दिन इसकी चर्चा होगी, फिर खत्म हो जाएगा मामला, फिर कोई नया मामला आएगा। जिस नेता की, प्रतिपक्ष का नेता हो जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, उसकी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हो और वो चुप्पी साधे हुए हो, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारी कितने गहरे बैठी हुई है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।